हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पवन सामंत। आई एम फ्रॉम मिर्जापुर कॉलेज ऑटोनॉमस वेस्ट बंगाल। मेरा सिलेक्शन हुआ है एशियन बोस में इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में। मेरा जो इंटरव्यू था वो हुआ था 22 जून में। मेरा पैनल में 7 प्रोफेसर्स थे और उन्होंने पहले मुझे बोला कि हम क्वांटम से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बोला सर ठीक है। तो उन्होंने मुझे पहले पूछा, बोला कि राइट डाउन द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर दी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इसका जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है उसको ड्रॉ करने के लिए बोला। तो मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन हम जानते होता है -h² डी टू साई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स साई एक्स इक्वल टू ई साई। और वन डी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बी जो होता है ½ एक्स स्क्वायर। तो इसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये होगा। और इसका जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है मैंने ड्रॉ किया था और ये होता है, हम सब जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा फॉर ग्राउंड स्टेट। और हम जानते हैं कि साई जो होता है फॉर ग्राउंड स्टेट e⁻⁻x² अल्फा स्क्वायर इस टाइप का कुछ होता है। और एक्सपेक्टेशन एक्स हो गए -∞ साई मॉड स्क्वायर एक्स dx। साई मॉड स्क्वायर होता है ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन होगा। इसके लिए -∞ ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि साई का डायमेंशन क्या होगा फॉर 1D। तो मैंने बोला कि सर मैं करके बताता हूँ। तो उन्होंने बोला सर ठीक है। तो मैंने किया कि प्रोबेबिलिटी जो होता है इंटीग्रेशन साई मॉड स्क्वायर dx, प्रोबेबिलिटी का डायमेंशन तो 0 होता है। और इसके लिए साई मॉड स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो होगा l। तो उससे हम बोल सकते हैं कि साई का जो डायमेंशन होगा l⁻⁻⁻⁻। तो यहीं पर मेरा क्वांटम का जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया था। इसके बाद थर्मल फिजिक्स का उन्होंने पूछा मुझे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी फॉर 1 डायमेंशन के लिए क्या होगा। तो ऐसा गॉसियन कर्व आता है प्रोबेबिलिटी और वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद उन्होंने पूछा कि 2 डिफरेंट टेम्परेचर में हम अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा। तो मैंने ड्रॉ किया ऐसा। फॉर हायर टेम्परेचर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स हैव लार्जर काइनेटिक एनर्जी, मोर मॉलिक्यूल्स प्रोसेस हायर वेलोसिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो स्प्रेड हो जाएगा। तो पीक ब्रॉड आएगा फॉर हायर टेम्परेचर। और लोअर टेम्परेचर के लिए ये जो पीक है वो शार्प आएगा कंपेरेबली। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हमको कि 2 डिफरेंट मास के लिए अगर हम ये कर्व ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा। और टेम्परेचर क्या है इस केस में कांस्टेंट है। फॉर हैवी मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि मोर स्लोली ऑन एवरेज। उसका हैवी मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी जो होगा वो स्लो होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर शार्पली पिक्ड नियर द v=0। और v=0 के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन वो मोर शार्प होगा फॉर हेवियर मास के लिए। सो यहाँ पर m1 ग्रेटर देन m2। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वेपराइजेशन क्या है। वेपराइजेशन इज द फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर हम हमारे हैंड में वाटर है और वो इवेपोरेट हो जाए तो हम कैसा फील करेंगे। तो वी एक्सपीरियंस ए कूलिंग इफेक्ट। हम एक कूलिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि क्या होगा कि वाटर जो मॉलिक्यूल है वो लेटेंट हीट टेक करेंगे फ्रॉम आवर हैंड एंड वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड्स। सो टेम्परेचर ऑफ आवर हैंड ड्रॉप्स एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उन्होंने पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड बट एट रूम टेम्परेचर वाटर इवेपोरेट हाउ, ये कैसे होता है। तो मैंने उस टाइम इसका आंसर नहीं दे पाया था। इसका जो आंसर है ये है कि एट रूम टेम्परेचर लिक्विड एज ए होल डज नॉट हैव इनफ एवरेज एनर्जी बट इसका जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होता है वो नॉट इक्वल होता है।
अलग अलग होता है मॉलिक्यूल एनर्जी। सम मॉलिक्यूल्स हैव एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी गेन करता है थ्रू कॉलिशन नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। और इफ ए मॉलिक्यूल एक्वायर्स इनफ एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द एनर्जी needed to escape the intermolecular force, so it have leaves the surface। दे अगर वाटर मॉलिक्यूल कॉलिशंस के वजह से अगर वो एनर्जी गेन करता है जो होता है इक्वल और ग्रेटर देन द एनर्जी नीडेड टू एस्केप द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, तब क्या होगा कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एस्केप करेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। सो इस वजह से क्या होगा कि हम रूम टेम्परेचर में भी वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो यही था मेरा इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फिजिक्स गैलेक्सी।